नमस्कार। आज हम कुछ बेहद ज़रूरी भारतीय बैंकिंग कानूनों की तह तक जा रहे हैं। हाँ, हमारे पास सीए आईबी की अध्ययन सामग्री है और हम इसमें से काम की बातें निकालकर आसान भाषा में समझेंगे। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले कानून पीएमएलए की, हाँ। फिर विदेशी मुद्रा संभालने वाले फीमा की, हाँ। चेक और दूसरे ऐसे दस्तावेजों से जुड़े एनआई एक्ट की, अच्छा। डिजिटल पेमेंट को नियंत्रित करने वाले पीएसएस एक्ट की, हाँ। और हाँ, बैंक लोन को सुरक्षित करने के तरीकों पर भी। जैसे मॉर्गेज प्लेज वगैरह। हाँ, जैसे मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, ये सब। तो मकसद साफ है, जो लोग बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़े हैं हाँ, उनके लिए ये जो ज़रूरी नियम है उनको थोड़ा आसान बनाना। बिल्कुल। तो फिर चलिए इसे समझते हैं, शुरू करें। हाँ, शुरू करते हैं उन कानूनों से जो वित्तीय अपराधों पर लगाम कसते हैं। यानी पीएमएलए और फीमा। जी, पीएमएलए और फीमा। तो पहले पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। हाँ, ये बैंकों के लिए इतना अहम क्यों है? देखिए, इसका सीधा सा काम है काले धन को सफेद बनने से रोकना। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपराध से कमाए पैसे को छुपाता है, रखता है, हासिल करता है, इस्तेमाल करता है, अच्छा। या उसे साफ सुथरा दिखाने की कोशिश करता है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी माना जाता है। मतलब सिर्फ छुपाना नहीं? नहीं, उसे सिस्टम में घुलाने मिलाने की कोई भी कोशिश, वो सब इसमें आ जाती है। और अगर कोई पकड़ा जाए तो सजा क्या है? सजा काफी सख्त है, कम से कम 3 साल की कठोर जेल, अच्छा। जो 7 साल तक बढ़ सकती है, और साथ में जुर्माना भी। बाप रे। हाँ, ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं माना जाता। जाहिर है इसमें बैंकों की भूमिका अहम होगी। उनसे क्या उम्मीद की जाती है? क्या करना होता है उन्हें? बैंक बिल्कुल फ्रंट लाइन पर है। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारियां हैं अपने ग्राहक को जानना, केवाईसी जिसे कहते हैं। हाँ, केवाईसी ठीक से करना, सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखना। कितने समय तक? कम से कम 5 साल तक। और जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, यानी एफआईयू, हाँ, FIUIND, जी, उसको संदिग्ध लेन देन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स या STRs, जी। उनकी जानकारी देना। संदिग्ध मतलब किस तरह के लेन देन? इसमें बड़े नकद लेन देन हो सकते हैं, जैसे 10 लाख से ज्यादा के, अच्छा। या फिर जाली नोटों से जुड़े मामले, या कोई ऐसा लेन देन जो बहुत जटिल हो और उसका कोई वाजिब कारण न दिखे। समझ गया। मतलब हर वक्त नजर रखनी पड़ती है। बिल्कुल। और ये एक टर्म है, एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस, ये क्या चीज है? हाँ, एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस या EDD, ये तब लागू होता है जब जोखिम ज्यादा हो। जैसे? मान लीजिए कोई ग्राहक ऐसी जगह से है जहां मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा ज्यादा माना जाता है, या कोई पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है, जिसे PEP कहते हैं। हाँ, सुना है। या फिर लेन देन असामान्य रूप से बड़ा है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तब बैंक को सिर्फ KYC से आगे बढ़ना पड़ता है। उन्हें ग्राहक के पैसे का स्रोत क्या है, उसका बिजनेस क्या है, वाकई में क्या करता है, और लेन देन का मकसद क्या है, इसकी ज्यादा गहराई से जांच करनी होती है। अच्छा, मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ चेकिंग। हाँ, बिल्कुल, एक तरह की अतिरिक्त सावधानी है ये। तो बैंकों को गोपनीयता भी रखनी है और रिपोर्टिंग भी करनी है। ये बैलेंस कैसे बनता है? हाँ, ये जरूरी सवाल है। ग्राहक की जानकारी गोपनीय रखना जरूरी है, बिल्कुल। हाँ। लेकिन कानून के तहत जो संदिग्ध या निर्धारित लेन देन है, उनकी रिपोर्टिंग करना भी अनिवार्य है। ठीक है। पर इसमें अच्छी बात यह है कि अगर बैंक या उसके कर्मचारी नेक नियति से गुड फेथ में जानकारी देते हैं FIU को, तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, प्रोटेक्शन है उनको? हाँ, धारा 14 के तहत उन्हें सुरक्षा मिली हुई है। ठीक है। ये तो हुई देश के अंदर पैसे की हेरफेर रोकने की बात। लेकिन जब पैसा बॉर्डर क्रॉस करता है तब आता है फीमा। बिल्कुल, तब आता है फेमा, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये पुराने वाले फेरा से कैसे अलग है? फेरा तो बहुत सख्त था शायद। हाँ, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, वो बहुत सख्त था। उसका मकसद कंट्रोल करना था, रेगुलेट करना था। फेमा ज्यादा उदार है। इसका उद्देश्य विदेशी व्यापार और पेमेंट को सुविधाजनक बनाना है। अच्छा, फैसिलिटेट करना। हाँ, फैसिलिटेट करना, और भारत में जो विदेशी मुद्रा बाजार है उसको भी बढ़ावा देना है। ये 1 जून 2000 से लागू हुआ। और ये लागू कहाँ होता है? ये पूरे भारत पर लागू होता है, और विदेश में जो भारतीय नागरिकों द्वारा नियंत्रित शाखाएं या ऑफिस हैं उन पर भी। इसमें कुछ खास शब्द बार बार आते हैं, जैसे ऑथोराइज्ड पर्सन, रेजिडेंट। इनका क्या मतलब है? हाँ,
ऑथोराइज्ड पर्सन मतलब वो बैंक या संस्था जिसे आरबीआई ने विदेशी मुद्रा में डील करने का लाइसेंस दिया है। ओके। और भारत में निवासी व्यक्ति या रेजिडेंट, मोटे तौर पर समझें तो वो व्यक्ति जो पिछले वित्त वर्ष में 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा हो। अच्छा। फिर होते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये वो लेन देन है जिनसे देश के बाहर आपकी संपत्ति या देनदारी बदलती है, जैसे विदेश में निवेश करना या विदेश से उधार लेना या देना। और दूसरे होते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो कैपिटल अकाउंट वाले नहीं है, वो सब इसमें आते हैं। जैसे रोजमर्रा के खर्चे। हाँ, जैसे व्यापार का पेमेंट करना, बाहर से माल मंगाया उसका पैसा देना, ब्याज का लेन देन, विदेश यात्रा, पढ़ाई या इलाज का खर्च, ये सब करंट अकाउंट में आता है। तो फीमा के तहत मतलब बिना आरबीआई की मंजूरी के क्या करने पर रोक है, क्या नहीं कर सकते? मुख्य रूप से धारा 3 के तहत कुछ चीजें बिना आरबीआई की परमिशन या ऑथराइज्ड पर्सन के जरिए नहीं हो सकती। क्या है वो? एक तो आप किसी अनाधिकृत व्यक्ति से विदेशी मुद्रा खरीद या बेच नहीं सकते। ठीक है। दूसरा, आप भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति को सीधे भुगतान नहीं कर सकते या उनसे डायरेक्ट पेमेंट ले नहीं सकते। ऑथराइज्ड डीलर के जरिए ही करना होगा। और तीसरा, आप भारत में ऐसा कोई सौदा नहीं कर सकते जिसके बदले आपको सीधे विदेश में कोई प्रॉपर्टी या एसेट मिल जाए। अच्छा। ये सब करने के लिए आरबीआई के नियम मानने होंगे या उनकी स्पेसिफिक अनुमति लेनी होगी। और अगर कोई ये नियम तोड़े तो जुर्माना वगैरह? हाँ, जुर्माना भारी हो सकता है। धारा 13 में बताया गया है। कितना? जितनी रकम का उल्लंघन हुआ है उसका 3 गुना तक। और अगर रकम तय नहीं हो सकती तो 2 लाख रुपए तक। और अगर उल्लंघन चलता रहे तो रोजाना 5,000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लग सकता है। और इसकी जांच कौन करता है? इसकी जांच का काम प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी करता है। अच्छा, ईडी। जी। और एक खास बात और है फीमा में, धारा 37A। वो क्या है? अरे, ईडी को शक है कि किसी ने फीमा का उल्लंघन करके विदेश में कोई संपत्ति रखी है, जैसे फॉरेन करेंसी, शेयर्स या प्रॉपर्टी। हाँ। तो ईडी भारत में उस व्यक्ति की उतनी ही कीमत की संपत्ति जब्त करने का आदेश दे सकती है। अरे, मतलब भारत वाली प्रॉपर्टी सीज हो सकती है? हाँ, विदेश में रखी अवैध संपत्ति के बदले में। ये काफी सख्त कदम है। समझ गया। तो पीएमएलए और फेमा मिलकर पैसे के अवैध लेन देन पर नजर रखते हैं, देश के अंदर भी और बाहर भी। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं लेन देन के साधनों पर, जैसे चेक। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, ये तो बहुत ही पुराना कानून है। हाँ, 1881 का है, लेकिन आज भी बेहद प्रासंगिक है, खासकर चेक के मामले में। सही। ये कानून प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स को नियंत्रित करता है। और इसमें हाल ही में एक अहम बदलाव भी हुआ है। क्या बदलाव? धारा 143A जोड़ी गई है। धारा 143A, ये क्या है? ये चेक बाउंस के मामलों से जुड़ा है। अच्छा। अगर किसी पर चेक बाउंस का केस होता है और वो अदालत में कहता है कि भाई मैंने अपराध नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, हाँ, तो अदालत जो शिकायत करता है उसे अंतरिम राहत मतलब इंटरिम कॉम्पेंसेशन दिलवा सकती है। कितना? चेक की रकम का 20% तक। ये पैसा आरोपी को देना पड़ता है तुरंत? हाँ, कोर्ट के आदेश के अनुसार। ठीक। इसका मकसद ये है कि जो लोग बेवजह केस लंबा खींचते हैं उन्हें थोड़ा हतोत्साहित किया जाए। ये तो बड़ा बदलाव है। हाँ, लेकिन इसमें यह भी है कि अगर बाद में आरोपी बरी हो जाता है, केस जीत जाता है, तो शिकायतकर्ता को ये पैसा ब्याज सहित वापस करना होता है। अच्छा, ठीक है, ये तो दिलचस्प है। अच्छा, ये जो शब्द है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी परक्रम्य लिखत, इसका असल मतलब क्या है? इसे निगोशिएबल क्यों कहते हैं? निगोशिएबल का मतलब है आसानी से हस्तांतरणीय, मतलब ट्रांसफर करने योग्य। ठीक। जिसका मालिकाना हक सिर्फ सुपुर्दगी मतलब डिलीवरी देने से या फिर पृष्ठांकन एंडोर्समेंट और सुपुर्दगी से बदल जाए। अच्छा। इसकी कुछ शर्तें हैं। ये लिखित होना चाहिए, इस पर बनाने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए, एक निश्चित रकम चुकाने का वादा या आदेश होना चाहिए। हाँ। ये या तो मांग पर दे हो या एक निश्चित समय के बाद दे हो, और या तो बेरर वाहक को दे हो या ऑर्डर आदेशानुसार दे हो। बेरर मतलब जिसके हाथ में उसको पैसा मिलेगा। हाँ, और ऑर्डर मतलब जिसका नाम लिखा है या जिसे वो इंडोर्स करे उसे मिलेगा। चेक सबसे आम उदाहरण है। हाँ, चेक तो सब जानते हैं। चेक एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है,
जो हमेशा किसी बैंक पर लिखा जाता है और हमेशा मांग पर देय होता है। बैंकों के लिए जब वो चेक का भुगतान करते हैं तो सबसे जरूरी बात क्या होती है, किस चीज का ध्यान रखना होता है? सबसे जरूरी है पेमेंट इन ड्यू कोर्स करना। पेमेंट इन ड्यू कोर्स। हाँ, यथाविधि भुगतान, जैसा धारा 10 में बताया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है चेक जैसा दिख रहा है उसके हिसाब से भुगतान करना। अच्छा। नेक नियति से, मतलब गुड फेथ में, और बिना लापरवाही के भुगतान करना, और उस व्यक्ति को भुगतान करना जो वास्तव में उसका हकदार लगता है। अगर बैंक ये सब करता है तो उसे सुरक्षा मिलती है। किस तरह की सुरक्षा? मान लो चेक में कुछ गड़बड़ हो तो? हाँ, जैसे मान लीजिए चेक पर किसी का जाली हस्ताक्षर है, मतलब फोर्ज्ड एंडोर्समेंट है। हाँ। लेकिन बैंक ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया है तो बैंक सुरक्षित है, उस पर जिम्मेदारी नहीं आएगी। धारा 85। अच्छा। इसी तरह अगर चेक में कोई ऐसा बदलाव किया गया है जिसे मटेरियल ऑल्टरेशन कहते हैं, जैसे रकम बदल दी, हाँ, या तारीख बदल दी, या पाने वाले का नाम बदल दिया, और ये बदलाव आसानी से पकड़ में नहीं आ रहा, और बैंक पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर देता है, तो भी बैंक सुरक्षित है। धारा 89। ये तो बैंक के लिए बड़ी राहत है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि अगर ग्राहक के खाते में पर्याप्त पैसे हैं तो बैंक को चेक का भुगतान करना ही होगा। अगर वो बिना वजह मना करता है तो ग्राहक को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी पड़ सकती है। धारा 31। सही बात है। और एक बात और, जो बैंक चेक जमा करता है यानी कलेक्टिंग बैंकर, हाँ, उसे भी सुरक्षा मिलती है। धारा 131, अगर वो ग्राहक के लिए नेक नियति से और बिना लापरवाही के काम करता है और चेक क्रॉस किया हुआ है। ठीक है। चेक तो हो गया पारंपरिक तरीका, पर आजकल तो मतलब सब कुछ डिजिटल हो गया है। यूपीआई, IMPS, NEFT, RTGS, इनका क्या? इनको कौन कंट्रोल करता है? उसके लिए है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। PSS एक्ट कहते हैं इसे। अच्छा, PSS एक्ट। हाँ, ये 2008 से लागू हुआ, और भारत में जितनी भी भुगतान प्रणालियां हैं, मतलब पेमेंट सिस्टम्स है, उन सब का रेगुलेशन और सुपरविजन यही एक्ट करता है। और ये करता कौन है? रेगुलेटर कौन है? इस सब का करता धरता RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा। RBI ने इसके लिए एक बोर्ड भी बनाया है, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड, PRB। इसके अध्यक्ष RBI गवर्नर होते हैं। तो मतलब अगर किसी को अपनी पेमेंट ऐप या कोई नया पेमेंट सिस्टम शुरू करना हो तो उसे RBI से अनुमति लेनी होगी। धारा 4 साफ कहती है कि RBI की ऑथराइजेशन के बिना कोई भी पेमेंट सिस्टम शुरू या ऑपरेट नहीं कर सकता। कोई भी नहीं? मतलब बैंक भी, फिनटेक कंपनी भी? हाँ, कोई भी नहीं। RBI के अलावा सबको RBI से लाइसेंस या ऑथराइजेशन लेना ही होगा। तो इसका मतलब हुआ कि RBI का पूरा नियंत्रण है इन सिस्टम्स पर? हाँ, काफी हद तक। RBI इन सिस्टम ऑपरेटर से जानकारी मांग सकता है। धारा 12। उनके सिस्टम का इंस्पेक्शन, मतलब निरीक्षण कर सकता है। धारा 14-16। अच्छा। अगर ऑपरेटर अपने सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव करना चाहता है तो उसके लिए RBI की मंजूरी लेनी पड़ सकती है। धारा 11। और जरूरत पड़ने पर RBI निर्देश भी जारी कर सकता है। धारा 17-19। किस तरह के निर्देश? खासकर अगर RBI को लगता है कि किसी पेमेंट सिस्टम से पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कोई खतरा है, मतलब सिस्टमिक रिस्क है, हाँ, या फिर देश की मौद्रिक नीति पर कोई असर पड़ रहा है, तो RBI हस्तक्षेप कर सकता है, निर्देश दे सकता है। और RBI ये भी तय कर सकता है कि निपटान कैसे होगा, मतलब सेटलमेंट। हाँ, RBI तय कर सकता है कि सेटलमेंट ग्रॉस बेसिस पर होगा या नेट बेसिस पर। ग्रॉस और नेट मतलब? ग्रॉस सेटलमेंट मतलब हर लेन देन अलग अलग सेटल होगा, एक एक करके, जैसे RTGS में होता है। और नेट सेटलमेंट मतलब दिन भर के सारे लेन देन को आपस में काट कर जो आखिर में लेना देना बचता है, सिर्फ उसी का निपटान होता है, जैसे कई कार्ड नेटवर्क्स में होता है। अच्छा, आपने निपटान सेटलमेंट की बात की, इसमें कुछ खास है क्या PSS एक्ट में? हाँ, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है निपटान की अंतिमता, मतलब फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट। फाइनलिटी? हाँ, PSS एक्ट कहता है कि एक बार RBI द्वारा अनुमोदित सिस्टम में सेटलमेंट हो गया तो वो अंतिम और अटल है, फाइनल एंड इरिवोकेबल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए सेटलमेंट पूरा हो गया और उसके बाद उस सिस्टम का कोई सदस्य, कोई बैंक या कंपनी दिवालिया हो जाता है। हाँ,
तो भी अदालत उस सेटलमेंट को रद्द नहीं कर सकती जो पहले ही फाइनल हो चुका है। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, इससे पूरे पेमेंट सिस्टम में स्थिरता और भरोसा बना रहता है, वरना तो गड़बड़ हो जाए। सही बात है। और हाँ, आरबीआई ने धारा 10A के तहत कुछ पेमेंट मोड जैसे यूपीआई पर शुल्क लगाने से भी रोका हुआ है। हाँ, ये तो हम सब इस्तेमाल करते हैं। समझ गया। तो पेमेंट्स की दुनिया तो वाकई काफी बदल गई है इस एक्ट के आने से। बिल्कुल। चलिए, अब आते हैं लोन की सुरक्षा पर। बैंक जब लोन देते हैं तो कुछ गारंटी तो लेते ही हैं। हाँ। इसे चार्ज कहते हैं ना? ये चार्ज क्या होता है असल में? हाँ, चार्ज का मतलब है कि उधार लेने वाला यानी बोरोवर अपनी किसी संपत्ति पर उधार देने वाले यानी लेंडर जैसे बैंक को एक अधिकार या हित इंटरेस्ट देता है। क्यों? ताकि अगर बोरोवर पैसे वापस नहीं कर पाया तो बैंक उस संपत्ति से अपना पैसा वसूल सके। वो संपत्ति एक तरह से सिक्योरिटी बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अचल संपत्ति की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जैसे जमीन, मकान। हाँ। इसके लिए मॉर्टगेज होता है। हाँ ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत आता है शायद। जी बिल्कुल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो इसमें कई तरह के मॉर्टगेज होते होंगे। हाँ बैंक कौन सा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? हाँ, एक्ट में कई तरह के मॉर्टगेज बताए गए हैं, लेकिन बैंकों के लिए 2-3 ज्यादा आम है। कौन कौन से? एक है सिंपल मॉर्टगेज यानी साधारण बंधक। इसमें क्या होता? इसमें संपत्ति का कब्जा बैंक को नहीं मिलता। उधार लेने वाला पर्सन पर्सनली पैसे चुकाने का वादा करता है और अगर नहीं चुका पाता तो बैंक अदालत के जरिए संपत्ति बिकवा सकता है। अच्छा, कोर्ट जाना पड़ता है? हाँ, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है अगर लोन 100 रुपए या उससे ज्यादा का है। ठीक है। और दूसरा जो काफी लोकप्रिय है खासकर हाउसिंग लोन्स में, वो है इक्विटेबल मॉर्टगेज। इक्विटेबल मॉर्टगेज, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सामयिक बंधक या हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। अच्छा, इसमें क्या होता है? ये सिर्फ कुछ खास अधिसूचित शहरों में ही हो सकता है, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और राज्य सरकारों द्वारा नोटिफाइड अन्य शहर। इसमें उधार लेने वाला लोन के बदले अपनी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के दस्तावेज मतलब टाइटल डीड्स बैंक के पास जमा कर देता है, इस इरादे से कि ये लोन के लिए सिक्योरिटी है। बस दस्तावेज जमा करने होते हैं? हाँ, और ये इरादा साफ होना चाहिए। इसमें स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का खर्चा बच जाता है या बहुत कम होता है, औपचारिकताएं कम हैं। ये सुनने में तो काफी आसान लगता है सिंपल मॉर्गेज के मुकाबले, पर क्या इसमें कोई पेच है, कोई नुकसान? हाँ है। इसका बड़ा नुकसान ये है कि अगर उधार लेने वाला पैसा नहीं चुकाता तो बैंक को संपत्ति बेचने के लिए अदालत का आदेश यानी डिक्री लेनी पड़ती है। इसमें भी कोर्ट जाना पड़ता है? हाँ, और इसमें समय और पैसा दोनों ज्यादा लग सकते हैं सिंपल मॉर्गेज के मुकाबले। सिंपल मॉर्गेज में भी कोर्ट जाना पड़ता है, पर प्रक्रिया थोड़ी अलग है। अच्छा, और कोई प्रकार जो बैंक इस्तेमाल करते हो? कभी कभी यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज भी होता है, जिसमें कब्जा बैंक को मिल जाता है और बैंक प्रॉपर्टी से होने वाली आय जैसे किराया उसको लोन में एडजस्ट कर सकता है। या इंग्लिश मॉर्गेज है जिसमें प्रॉपर्टी पूरी तरह ट्रांसफर होती है और पैसा चुकाने पर वापस मिलती है, पर ये भारत में कम चलन में है। ज्यादातर सिंपल या इक्विटेबल ही चलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एक ही प्रॉपर्टी पर कई लोगों ने लोन दे रखा हो या कई मॉर्गेज हो, तो पहले किसका हक बनता है? पैसे वसूलने का पहला अधिकार किसका? ये अच्छा सवाल है। आमतौर पर जिसने पहले चार्ज क्रिएट किया उसका हक पहले बनता है। फर्स्ट इन टाइम प्रिवेल्स का सिद्धांत लागू होता है। रजिस्ट्रेशन की तारीख भी बहुत मायने रखती है। अगर 2 रजिस्टर्ड मॉर्गेज हैं तो जिसकी रजिस्ट्रेशन की तारीख पहले की है उसे प्राथमिकता मिलेगी। और रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में? रजिस्टर्ड मॉर्गेज को अक्सर ज्यादा मजबूत माना जाता है अनरजिस्टर्ड के मुकाबले। लेकिन इक्विटेबल मॉर्गेज तो रजिस्टर्ड नहीं होता? हाँ, यही उसका एक खास पॉइंट है। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 48 कहती है कि अगर इक्विटेबल मॉर्गेज पहले हो चुका है तो बाद में उसी प्रॉपर्टी पर कोई रजिस्टर्ड मॉर्गेज होने से उसका हक खत्म नहीं होता, उसे प्राथमिकता मिल सकती है। अच्छा, ये तो जरूरी बात है। जी, और लोन वसूली के लिए मुकदमा करने की एक समय सीमा भी होती है। कितनी? लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत बंधक ऋण की वसूली और संपत्ति की बिक्री के लिए मुकदमा करने की समय सीमा आमतौर पर लोन देय होने की तारीख से 12 साल होती है। 12 साल, ठीक है। हाँ। चलिए, ये तो हुई जमीन जायदाद मतलब अचल संपत्ति की बात। अब अगर लोन किसी और चीज के बदले लिया गया हो, जैसे सामान, स्टॉक या कोई अधिकार? हाँ, उसके लिए भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे एक है प्लेज यानी गिरवी। गिरवी
जैसे सुनार के पास सोना रखते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इसमें उधार लेने वाला लोन के बदले कोई चल संपत्ति मतलब मूवेबल एसेट जैसे सोना, शेयर्स या कोई माल, उसका कब्जा बैंक को दे देता है। कब्जा देना जरूरी है। हाँ, प्लेज में कब्जा बैंक के पास रहता है, ये सबसे जरूरी बात है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 172 में ये बताया गया है। और अगर पैसा नहीं चुका रहा तो बैंक एक उचित नोटिस देने के बाद उस गिरवी रखी चीज को बेचकर अपना पैसा वसूल सकता है। ठीक है, ये तो हुआ प्लेज। और एक शब्द और सुना है, हाइपोथेकेशन। ये क्या है? हाइपोथेकेशन, जिसे दृष्टि बंधक कहते हैं, ये प्लेज का आप कह सकती हैं उल्टा है। उल्टा कैसे? इसमें भी लोन चल संपत्ति के बदले लिया जाता है, जैसे कार, मशीनरी या दुकान का स्टॉक। हाँ, लेकिन संपत्ति का कब्जा उधार लेने वाले के पास ही रहता है। बैंक का सिर्फ एक चार्ज होता है उस संपत्ति पर, कब्जा नहीं होता। ओह, तो सामान बोरोअर के पास ही रहता है। हाँ, इसीलिए ये बैंकों के लिए ज्यादा जोखिम भरा है प्लेज के मुकाबले। क्यों, क्या रिस्क है? क्योंकि सामान उनके कब्जे में नहीं है। उधार लेने वाला उसे बेच सकता है, हाँ, उससे नुकसान पहुंचा सकता है, या हो सकता है उसी सामान पर कहीं और से भी लोन ले ले। डबल फाइनेंसिंग जिसे कहते हैं। अरे, तो इसमें तो बैंक को बहुत चौकन्ना रहना पड़ता होगा। बिल्कुल, इसीलिए बैंक समय समय पर स्टॉक का इंस्पेक्शन करते हैं, स्टॉक स्टेटमेंट मांगते हैं, स्टॉक ऑडिट करवाते हैं। ये हाइपोथेकेशन अक्सर फ्लोटिंग चार्ज के रूप में होता है, क्या मतलब है इसका? हाँ, फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है कि ये चार्ज कंपनी की किसी खास संपत्ति पर फिक्स नहीं होता, बल्कि उसकी बदलती रहने वाली संपत्तियों के समूह पर तैरता रहता है, जैसे स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, कंपनी अपना माल बेच सकती है, नया खरीद सकती है, चार्ज तब भी बना रहता है। लेकिन जब कोई खास घटना होती है, जैसे कंपनी लोन चुकाने में डिफॉल्ट करती है या बंद होने लगती है, लिक्विडेशन में जाती है, हाँ, तब ये फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज होकर उन संपत्तियों पर फिक्स हो जाता है जो उस समय कंपनी के पास मौजूद होती हैं। फिर कंपनी उन्हें बेच नहीं सकती। समझ गया, क्रिस्टलाइज हो जाता है। जी। और अगर कंपनी लोन ले रही है तो हाइपोथेकेशन को भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर कराना पड़ता है। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन जरूरी है? हाँ, और दो शब्द और हैं, बैंकर्स लियन और सेट ऑफ। ये क्या बोला है? बैंकर्स लियन यानी बैंक का धारणाधिकार, ये बैंक का एक खास अधिकार है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 171 में जनरल लियन बताया गया है। क्या अधिकार है ये? अगर ग्राहक ने बैंक का कोई कर्ज चुकाना है और उसकी कोई संपत्ति या सिक्योरिटी जैसे एफडी या शेयर्स सामान्य बैंकिंग कारोबार के दौरान बैंक के कब्जे में आती है, हाँ, तो बैंक उसे तब तक रोक सकता है जब तक वो कर्जा चुक न जाए। रोक सकता है, बेच भी सकता है? हाँ, ये एक तरह से ऑटोमेटिक गिरवी यानी इम्प्लाइड प्लेज जैसा है, और इसमें बैंक को बेचने का अधिकार भी शामिल होता है उचित नोटिस के बाद। अच्छा, और सेट ऑफ? सेट ऑफ यानी मुजरा, ये बैंक का अधिकार है कि वो ग्राहक के एक खाते में जो क्रेडिट बैलेंस है मतलब जमा राशि है, हाँ, उसे उसी ग्राहक के किसी दूसरे खाते के डेबिट बैलेंस यानी निकाले गए पैसे या लोन की बकाया राशि से एडजस्ट कर दे। अच्छा, मतलब एक अकाउंट से पैसा काटकर दूसरे में डाल देना। हाँ, अगर एक में प्लस है और दूसरे में माइनस है तो नेट ऑफ कर देना। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। क्या? जैसे दोनों खाते एक ही ग्राहक के हों, एक ही क्षमता में हो, जैसे पर्सनल अकाउंट का पैसा बिजनेस लोन में नहीं लगा सकते आमतौर पर, दोनों रकम तय होनी चाहिए और चुकाने योग्य ड्यू होनी चाहिए। ठीक है, समझ गया, लियन और सेट ऑफ। हाँ, और एक और तरीका है शायद, असाइनमेंट। जी, असाइनमेंट यानी समुन्नदेशन। इसका सीधा सा मतलब है अपना कोई अधिकार किसी और को ट्रांसफर कर देना। जैसे मान लीजिए मुझे किसी से पैसा लेना है, ये मेरा अधिकार है, तो मैं ये अधिकार बैंक को असाइन कर सकती हूँ लोन के बदले। अब बैंक उस व्यक्ति से सीधे पैसा वसूल सकता है। अच्छा, हाँ, तो बैंक लोन के बदले बुक डेब्ट्स असाइन करवा सकते हैं। हाँ, बुक डेट्स यानी ग्राहकों से मिलने वाला पैसा या फिर कोई सरकारी बकाया या जीवन बीमा पॉलिसी का पैसा, ये सब असाइन हो सकता है। ये लिखित में होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 130 के अनुसार। ठीक है, तो ये कई तरीके हैं लोन सिक्योर करने के। जी बिल्कुल। आखिर में एक चीज पर आते हैं जिसका जिक्र पहले भी हुआ, जब कंपनियां लोन लेती हैं और अपनी संपत्ति पर चार्ज बनाती हैं तो आरओसी रजिस्ट्रेशन, ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत होता है।
हाँ, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ये बहुत बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? जब भी कोई कंपनी अपनी किसी भी संपत्ति पर, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो या फ्लोटिंग चार्ज हो, कोई भी चार्ज बनाती है, मतलब मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, कुछ भी? हाँ, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन या कोई और तरह का चार्ज, उसे चार्ज बनाने के 30 दिनों के अंदर आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर कराना अनिवार्य है। 30 दिन बस? हाँ, 30 दिन। अगर देरी हो जाए तो कुछ अतिरिक्त फीस देके थोड़ा और समय मिल सकता है, पर 30 दिन प्राइमरी लिमिट है। ये आरओसी रजिस्ट्रेशन इतना जरूरी क्यों है? अगर ना कराएं तो क्या होगा? मतलब क्या फर्क पड़ता है? इसके 2 सबसे बड़े और अहम कारण हैं। बताइए। पहला है पब्लिक नोटिस और प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता। पब्लिक नोटिस? हाँ, जैसे ही चार्ज आरओसी के पास रजिस्टर होता है, ये मान लिया जाता है कि पूरी दुनिया को या कम से कम जो उस कंपनी से डील कर रहे हैं उनको उस चार्ज की जानकारी हो गई है। इसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहते हैं, धारा 80। अच्छा। इससे प्राथमिकता तय होती है। अगर एक ही संपत्ति पर कई चार्ज है तो जिसने पहले रजिस्टर कराया, आमतौर पर उसका हक पहले बनता है। ठीक है। और दूसरा कारण? दूसरा कारण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर अगर कंपनी मुश्किल में फंस जाए। वो है एनफोर्सेबिलिटी अगेंस्ट लिक्विडेटर। लिक्विडेटर के विरुद्ध प्रवर्तनीयता, ये क्या है? देखिए, अगर कंपनी बंद हो जाती है, मतलब लिक्विडेशन में चली जाती है, हाँ। और उसका हिसाब किताब करने के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त होता है, चाहे कंपनीज एक्ट के तहत हो या आईबीसी के तहत, तो वो लिक्विडेटर सिर्फ उन्हीं चार्जेस को मानेगा, उन्हीं सिक्योर क्रेडिटर्स को पहले पैसा देगा जिनका चार्ज आरओसी के पास विधिवत पंजीकृत है। ओह, मतलब अगर चार्ज रजिस्टर नहीं कराया तो लिक्विडेटर की नजर में आप एक असुरक्षित लेनदार यानी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएंगे। आपका लोन सिक्योर्ड नहीं माना जाएगा और आपका पैसा डूबने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। धारा 77(3) ये साफ कहती है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल, इसीलिए बैंक हमेशा चार्ज रजिस्टर करवाने पर जोर देते हैं। आरओसी से जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, फॉर्म CHG-2, वो इसका पक्का सबूत होता है। समझ गया, ये रजिस्ट्रेशन तो कट्टी जरूरी है। जी, और जब लोन चुक जाता है तो कंपनी को चार्ज खत्म होने की सूचना, जिसे सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज कहते हैं, वो भी आरओसी को देनी होती है, धारा 82। ठीक है, तो हमने आज काफी कुछ कवर कर लिया। हाँ। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले PMSA से लेकर विदेशी मुद्रा संभालने वाले फीमा, चेक वाले NI एक्ट, डिजिटल पेमेंट्स वाले PSS एक्ट, और फिर लोन सुरक्षित करने के तमाम तरीके, मॉर्टगेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, और आखिर में कंपनी चार्जेस का रजिस्ट्रेशन। जी हाँ। ये सब जानना मतलब किसके लिए जरूरी है? सिर्फ बैंकरों के लिए? नहीं, देखिए, ये सिर्फ बैंकरों के लिए नहीं है। मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ा है, चाहे वो कारोबारी हो, निवेशक हो या एक आम ग्राहक भी हो, इन मूल बातों को समझने से फायदा ही होता है। कैसे? अरे, आप सोचिए, ये जानने से कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या है, आप चेक से लेन देन करते वक्त ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, है ना? हाँ, बात तो सही है। ये जानने से कि चार्ज रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, लोन लेने वाले और देने वाले दोनों पक्ष अपने हितों की रक्षा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये आपको एक तरह का आत्मविश्वास देता है। सवाल या विचार जो हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करे, कुछ ऐसा जो हमने डिस्कस ना किया हो। हमने हाइपोथिकेशन की बात की, जहां सामान उधार लेने वाले के पास रहता है और बैंक को स्टॉक ऑडिट वगैरह पर निर्भर रहना पड़ता है। हाँ। तो सोचिए, क्या किसी कंपनी के सिर्फ स्टॉक रिकॉर्ड या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा उसके रोजमर्रा के कामकाज या व्यवहार में, मतलब उसके डे टू डे ऑपरेशंस में, ऐसे कौन से छोटे छोटे गैर वित्तीय संकेत, नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हो सकते हैं जो बैंक को शायद पहले ही आगाह कर दें कि उनके द्वारा हाइपोथिकेटेड स्टॉक शायद उतना सुरक्षित नहीं है जितना दिख रहा है, या कंपनी अंदरूनी तौर पर मुश्किल में है। फाइनेंशियल नंबर तो बाद में बिगड़ते हैं, पर शायद कुछ संकेत पहले मिलने लगते हैं। इस पर विचार कीजिएगा। वाह, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, सोचने वाली बात है। जी, बहुत खूब। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका भी धन्यवाद।